नमस्कार। मैं संजीव नरूला, राइजिंग भारत दिल्ली से। और आज मेरे सामने बैठे हुए हैं राजीव लोचन जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे। राजीव जी, सबसे पहले ये बताइए कि श्री राम जन्मभूमि का जो अयोध्या में जैसे ही डेट अनाउंस हुआ कि मोदी जी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, वैसे ही बवाल मचना शुरू हो गया और हाई कोर्ट में किसी ने रिट भी फाइल कर दिया इसके अगेंस्ट। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए नरुला जी, सबसे पहली बात है कि हमारे देश के लिए राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और हम सारे देशवासियों को एक साथ मिलकर इसको जो है, इस पर्व को जो है वो मनाना चाहिए और इसमें अपनी तहे दिल से भागीदारी देनी चाहिए। उसका कारण बताते हैं। एक बहुत संवैधानिक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि राम राज्य ही हमारे देश की संस्कृति का सिंबल है। आज की डेट में जो हमारे संविधान है, अगर देखा जाए तो हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ और पूछा गया कि क्योंकि हमारे संविधान में जो है देखा जाए तो कुछ अंश जो है अमेरिका से लिया गया, कुछ अंश जो है न्यूजीलैंड से लिया गया, कुछ अंश कनाडा से लिया गया। लेकिन साथ साथ जब कहा गया कि भाई जब हम भारत का संविधान ये कैसे लगेगा, तो संविधान के पहले पेज पे जो है भगवान राम का जो है वो चित्र लगाया गया। भगवान राम और सीता माता, लक्ष्मण और जो है हनुमान जी, उनका चित्र था। लेकिन राजनीतिक कारणों से जो है, जो समय धीरे धीरे जो सिस्टम में लोग आए, जो पिछले 70 साल में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने उनको हटा दिया बेसिकली। लेकिन एक बहुत समझने वाली चीज़ है कि राम किसी जाति, किसी वर्ग के विशेष नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। इस बात को समझना चाहिए। कोई भी धर्म के लोग जो यहाँ पे हैं, उन्होंने अपनी पूजा की पद्धति बदली है, लेकिन अगर सिंबॉलिकली देखा जाए, अगर पीछे जाएँ वो, तो कहीं ना कहीं देखने में आएगा कि राम ही उनके पूर्वज हैं। और जिस तरह से हमारे संस्कृति में ये प्रचलन है कि हमें अपनी पूर्वजों के प्रति पूरी आस्था होनी चाहिए, और भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब एक दूसरा सवाल जो आपने पूछा, उसका जवाब जो है कि जो राजनीति करने वाले हैं, वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और एक बताना चाहूँगा कि पहले राजनीति में कई बार विरोध करते करते लोग इस निम्न स्तर तक चले जाते हैं कि वो, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध पहले बीजेपी के विरोध से शुरू हुआ, फिर वो मोदी का विरोध, और अंत में भगवान राम का विरोध। तो ये देख रहे हैं कि विरोध करने की जो परंपराएं हैं, जिन्होंने एक समय कोर्ट में इस तरह के एफिडेविट दे दिए कि भाई भगवान राम थे या नहीं थे, काल्पनिक थे, इस तरह की जो चीज़ें दी गई ऑपोजिशन के द्वारा। लेकिन हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखा और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया। और आज समय आ गया है कि उस ऐतिहासिक निर्णय के हम सब विटनेस बने, हम उससे एक साक्ष्य बने, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो अगले हज़ारों साल तक जो है इस चीज़ को इतिहास में अंकित हो जाएगा। और भगवान राम का रहा भूमि पूजन की बात है, तो ऑफकोर्स इसके जो सबसे पहले जो अगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनके द्वारा भूमि पूजन करना जो है एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो अपनी उस जिम्मेवारी का, अपने उस वादे का निर्वाह किया है। तो हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। और लगता है कि इस बार इस देश में दिवाली जो है 2 बार मनेगी, एक बार 5 अगस्त को और फिर जो दूसरी दीपावली होगी। अच्छा राजीव जी, आप तो कानून के बहुत अच्छी तरह से ज्ञाता हैं, जानकार हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आजकल राजस्थान में जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए राजस्थान की राजनीति में जो उठापटक चल रहा है, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कांग्रेस का अपना कलह, और दूसरी बात जो है कहीं ना कहीं देखिए, हम अ, दूसरी पार्टियों पे दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके घर के बर्तन बज रहे हैं और उनमें क्लैरिटी का अभाव है, क्योंकि मैं इसके लिए थोड़ा सा कांग्रेस के इतिहास में जाना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी जो फाउंडेशन है, जिसकी जो ईथोस हैं, और
जिसका जो लक्ष्य है वो पहले जो था वो आज़ादी, भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। तो जिस तरह से पहला लक्ष्य पूरा हुआ और जिस लक्ष्य के कारण जैसे जनता और अंग्रेजी सरकार के बीच में जो नेगोशिएशन वाला काम जो कांग्रेस का था, तो ये लक्ष्य पूरा होते ही महात्मा गांधी ने कहा था कि अब समय आ गया है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन जो कहीं ना कहीं नेहरू जी ने जो है कांग्रेस को जिंदा रखा अपने कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने के कारण। वो ये चाहते थे कि, या सत्ता लोभ के कारण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ। और अदर तो सवाल है कि जिस पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य था वो ख़त्म हो गया, तो वो पार्टी शायद उसी समय ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिन राजनीतिक कारणों से उसे रखा गया जिंदा, और जिसका सिंबॉलिज्म जो है वो नेहरू और गांधी फैमिली बना, जिसमें उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी का अगर मुख्य लक्ष्य क्या है। अगर मैं किसी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य से आप अगर ये सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई बताइए कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो उनका मुख्य लक्ष्य कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहना है। तो कार्यकर्ता क्या करेगा? अगर आज की डेट में लड़ाई अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अगर लड़ाई है, तो सत्ता की लड़ाई है। और यही लड़ाई कहीं ना कहीं नेहरू और जिन्ना के बीच में हुई। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं उस समय भी देश बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, सत्ता इंपॉर्टेंट था। और आज इन दोनों के लिए राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है। तो ये लड़ाई नेचुरल है। और इस प्रोसेस में लग रहा है कि भाई जब आप किसी को ज़बरदस्ती सत्ता से दूर रखना चाहोगे, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सचिन पायलट के साथ एक धोखा हुआ, उनको आगे करके जो है इलेक्शन लड़ा गया, उनको इस्तेमाल किया गया। और आज जब सत्ता देने की बारी आई तो जो है वो अशोक गहलोत के हाथ में सत्ता दे दी गई। दूसरी तरफ जो है अशोक गहलोत और उन्होंने खुद ही कहा कि सचिन पायलट से उनके बीच में 1.5 साल से 18 महीने से कोई बातचीत नहीं है। तो आप बेसिकली किस तरह की जो है वो, जब आपके अपनी कैबिनेट के बंदों की आवाज़ अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, अपने उप मुख्यमंत्री की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, तो आप जनता की आवाज़ क्या सुन पाएंगे? तो ये लड़ाई सत्ता की है, और इसी कारण से जो है ये सारी उठापटक हो रही है। अब नेचुरल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी तो राहुल गांधी के लिए रिजर्व है, तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उनके लिए खूब जो है वो लाठी बज रही। तो आपका मानना ये है कि सचिन पायलट को आगे करके जो इलेक्शन में ये गए और इलेक्शन जीता यूथ के दम पर, और उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाकर और उन्होंने एक लॉलीपॉप थमा दिया। राइट, उनको साइडलाइन किया गया, उनको साइडलाइन किया जा रहा है बेसिकली। तो सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि नाउ और नेवर, अदरवाइज उनको हाशिए पे चढ़ा दिया जाएगा। पता नहीं वो क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की परंपरा रही है, अभी अशोक गहलोत जी हैं, बाद में हो सकता है उनके लड़के आएंगे, और पता नहीं और या अगले बार ये मौका आए भी या नहीं आए बेसिकली। तो इसलिए क्या है कि आज सचिन पायलट के लिए भी ये वर्चस्व की लड़ाई है, और सबसे बड़ी बात है, और अशोक गहलोत के लिए भी है। लेकिन कांग्रेस में कभी सेक्रीफाइस का कल्चर रहा ही नहीं। वो सेक्रीफाइस का कल्चर जो है वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल तक था। तो पटेल जी ने सेक्रीफाइस करी और प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो नेहरू को दे दी। लेकिन अब उसके बाद सेक्रीफाइस की कल्चर नाम की चीज़ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। ये थे राजीव लोचन जी हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील। और मैं संजीव नरूला, राइजिंग भारत से कैमरामैन प्रमोद प्रभाकर के साथ, दिल्ली।